अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज बजट पास हो गया, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने मीडिया टॉक की और ये कहा कि स्पीकर ने कौमी असम्बली पर डाका मारा है, ये बजट गैर कानूनी है। उन्होंने आज बड़ी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि ये हुकूमत ऐवान में छुप रही है, असम्बली को धांधली की बुनियाद पर बनाया गया है और बजट को भी धांधली की बुनियाद पर ही पास कराया है। उन्होंने वाजे किया कि स्पीकर कौमी असम्बली को इस मामले पर वजाहत देना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असम्बली का तरीक़ाकार ये है कि स्पीकर पहले वॉइस वोट लेते हैं और अगर कोई भी रुकन चैलेंज करता है तो स्पीकर साहब को कानून के मुताबिक लाजमी गिनती करानी है। उन्होंने कहा कि आज मैंने खुद खड़े होकर वॉइस वोट को चैलेंज किया, लेकिन स्पीकर साहब ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की और ऐवान का तकद्दुस पामाल करते हुए मेरे चैलेंज को नज़रअंदाज किया जो मेरा हक था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपोजिशन के कुछ अरकान गैर हाजिर थे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को पार्लियामेंट हाउस में मौजूद होना चाहिए था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के रवैये का नोटिस लिया जाए और स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे। नाज़रीन, लगभग 1 महीने की गर्मा गर्मी के बाद आज ऐवान में विफाकी बजट मंजूर हुआ है। बजट पेश करने की तहरीक का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सरबराही में शुरू हुआ। ताहम फिनांस बिल की मंजूरी के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ऐवान में पहुंचे और अपनी नशिस्त संभाली। उन्होंने फिनांस बिल की मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान भी ऐवान में पहुंच गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने फाइनेंस बिल 2021 ऐवान में पेश किया, जिसकी अपोजिशन की जानिब से मुखालिफत की गई। ऐवान ने फाइनेंस बिल पेश करने की तहरीक की ज़ुबानी मंजूरी ली, जिसे नवाब तालपुर ने चैलेंज किया, जिसके बाद स्पीकर ने गिनती कराने की हिदायत की और यूँ 172 वोट की अक्सरियत के साथ बिल की जो तहरीक थी उसको मंजूर किया गया। नाज़रीन, अपोजिशन ने बजट को मुस्तरद करने की इतनी तैयारी नहीं की थी जितनी हुकूमत ने इसे पास कराने के लिए की थी। हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से भी हमने लगाया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज काबीना का इजलास भी मुलतवी किया। याद रहे कि हुकूमत ने माली साल के लिए 8,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश किया। आज आइंदा माली साल हुकूमत 1,246 अरब रुपए गैर मुल्की कर्ज लेगी, जबकि अंदरूने मुल्क से 2,492 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। मगर सवाल वही है कि आवाम के लिए बजट में है क्या? कहा तो ये गया कि गरीब आदमी का बजट है। गरीब आदमी को रोटी मुयसर आएगी, नहीं आएगी, बिजली के बिल में कमी होगी, नहीं होगी, आटे की कीमतें क्या कंट्रोल में रहेंगी, पेट्रोल गैस की कीमतों को कहीं पर तो नहीं लग जाएंगे। बजट के आदाद शुमार को देखें तो ये सिर्फ एक गोरख धंधा है। गरीब आदमी को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है। अगर अशियाए खरीदोनोश की कीमतों में ही कमी नहीं आती तो गरीब आवाम को इस बजट से फिर क्या लेना देना, फिर क्या नाम दिया जाए इस ऐसे बजट को। जबकि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब। सबसे पहले मुबारक हो आप लोगों को, बड़ी तैयारी की आप लोगों ने बजट को पास करवाने की। कल रात इशाया भी इसी हवाले से था, आज कैबिनेट का इजलास भी नहीं हुआ, बिलाखिर बजट आप लोगों ने मंजूर करवा लिया, जिससे अपोजिशन हैरानगी की बात तो है कि 163 अरकान थे असम्बली में, 138 मौजूद थे। नून लीग के बहुत सारे लोग जो थे वो नहीं थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब पर आज बड़ी तनकीद हुई, बिलावल भुट्टो ने तनकीद की, आप लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बजट पास करवाया, इस पर भी बड़ी तनकीद हुई। क्या वाकई फ़ायदा उठाया आप लोगों ने अपोजिशन के बहुत सारे अरकान की गैर हाजिरी का? अच्छा जी, थैंक यू। देखिए, ये हमेशा से कहती है अपोजिशन, आप पिछले 3 साल देख लें आप, कभी कहते हैं हम पिछली दफ़ा पहले जब पहला बजट आया था जो हमने जिसमें बहुत ज़्यादा फायर फाइटिंग की थी वो हम पास नहीं करने देंगे। खान साहब को उन्होंने पहले तकरीर नहीं करने दी। दूसरा बजट आया जो हम जिस स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे थे हम वो पास नहीं करने देंगे। बीच में अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ, कभी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, कभी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। उसके बाद तीसरा बजट आया, फिर कहते हैं हम आहनी दीवार बन जाएंगे, सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे और ये होगा और वो। तो नॉन सीरियस लोग हैं, उनका पाकिस्तान की जिनको मैंडेट मिला हुआ है अपोजिशन का, ये वो भी पूरी तरह पूरा नहीं कर सकते। इनको 167 वोट पड़े थे और उस वक्त आज इनकी जो तादाद थी वो 138 की थी। मेरा ख्याल है इसके अंदर के जो नून लीग के लोग हैं जो आज एब्सेंट थे, उन्होंने जो पूरी, क्योंकि 93 आवर्स इसके ऊपर डिस्कशन हुई है बजट फाइनेंस बिल के ऊपर, और जो उन्होंने हमारी बातें सुनी हैं, जो इसके ऊपर डिस्कशन हुई हैं, जो शौकत तरीन साहब ने जो लाएमल दिया है, तो मैं ख्याल दे वर सेटिस्फाइड एंड दे थिंक लाइक
कि ये बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है और इससे माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान में ग्रोथ हो रही है जो 4.5% है इस दफा और जो हम एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट टाइम 5.5 तक जाएगी, तो वो मेरे ख्याल उससे काफी वो सेटिस्फाइड है, तो इसलिए वो आज आए नहीं। अगर वो आ जाते तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ ऑपोजिशन का सामना नहीं है, सीधा सीधा खेल है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, करें जो मर्जी करें। देखिए मुझे तो अपोजिशन से सवाल आप पूछ सकते हैं कि उनकी कारकर्दगी क्या है, मैं तो आपको अपनी कारकर्दगी बता सकता हूँ। देखिए हमने इतना अच्छा बजट दिया कि इनके पास नुक्ता चीनी का भी कोई मतलब वो उधर सामने पेश नहीं आया। जो इनके लोग हैं वो हमारे उससे बढ़ के नंबर्स नहीं थे ना। अब देखिए नंबर्स नहीं थे, आप लोगों के पास नंबर्स पूरे हैं। ये तो इतना वेग किस्म की आपने बात की है कि मुझे बताएं, व्हेन वी वर इन द ऑपोजिशन हमारे तो टोटल 34 लोग थे और उन 34 लोग से हमने ऑपोजिशन करके दिखाई थी। आपको याद होगा कि ये लोग तो तैयार बैठे हुए थे यमन फौज भेजने के लिए, तो हमने किसने सबसे ज्यादा उसके ऊपर एग्जिस्ट किया था? किसने पहली दफा पाकिस्तान के अंदर ये बात की थी कि इंतखाबात में धांधली होती है? किसने ये पहली दफा कहा था कि 4 आप लोग तो असेंबलियों में आते नहीं थे, बात जरूर करते थे असेंबली को तो एक तो मानते नहीं थे आप लोग, फिर तो आप लोग एक तो आते ही नहीं थे। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो ऑपोजिशन का रोल था वो हमने प्ले किया कि नहीं किया? जो पाकिस्तान के हकीकी मसाइल थे उनको आगे लेके आए कि नहीं लेके आए? उससे पाकिस्तान की पहले फॉरेन पॉलिसी तो अपनी विकी लीग से पता चलती थी ना कि आप लोग ड्रोन अटैक करते रहे और हम लोग ऊपर ऊपर से तनकीद करते रहेंगे। और फजल रहमान साहब के जाके कहते थे कि कभी हमें भी आजमाएं, हमें तो फॉरेन पॉलिसी तो पहले हमें तो फिर फॉरेन पॉलिसी इजरायली मीडिया भी दे रहा है कि कौन दौरे यकीन है, अगर आपको उस पे यकीन है और आपको मैं एक सवाल पूछ रही हूं, आप कह रहे हैं कि हमें उस वक्त पता चलता था कि कैसे ड्रोन अटैक्स होते थे विकीलीक्स के जरिए। नहीं just hold down 5 minutes. Let me clear this point. आप ये कह रही हैं कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त कह रहे हैं आपको उस चीज पे यकीन नहीं है, आपको इसराइल की मीडिया मैं वो बात कर रही हूं जो इसराइली मीडिया बता रहा है। नहीं वो 200 चीजें बता रहा होगा शायद, वो आपके खिलाफ भी कोई खबर चला देगा, वो मेरे खिलाफ भी खबर चला देगा। मैं उस खबर की बात करता हूं जो तस्दीक शुदा खबर होती है। क्या आप मुझे बताएं कि इससे पहले जो ड्रोन अटैक होते थे, हमारी 2013 के अंदर गवर्नमेंट आई और सबसे पहले हमने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ हमने नेटो सप्लाईज बंद की। क्या ये किसी और पार्टी ने आज तक स्टैंड लिया था? इधर तो सिलाला हुआ, इधर एबटाबाद हुआ, पार्टी ने लिया था इस पे स्टैंड। अच्छा सुन तो लेना, शायद क्या स्टैंड लिया था? उसके बाद क्या ड्रोन अटैक्स रुक गए थे? अब जरा चेक करें उनकी पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री, क्या रुक गए थे उसके बाद ड्रोन अटैक? सप्लाई तो बंद हुई थी ना, हमें अच्छी तरह याद है। सुनते जाए ना, सुनते जाए। तो उसके बाद जो नून लीग की गवर्नमेंट है, क्या ड्रोन अटैक्स रुक गए थे? ये हम लोग थे जो निकले थे, हम लोग जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी केपीके के अंदर। पर जब स्टैंड लेते हैं आप लेते हैं और उसके बाद जब इसराइल की सारी कहा कि बैकडोर लॉबिंग हो रही है, हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ गया है, तो बड़ा क्लैरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना स्टैंड बता दिया, पीटीआई का स्टैंड बता दिया, इस गवर्नमेंट का स्टैंड बता दिया कि जो हमारे फाउंडर लीडर हैं जो वो कहते थे कि जब तक हमारे फलस्तीन के लोगों को जस्ट राइट नहीं मिलेगा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज फिर आप इसराइल की बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन इस पर वजाहत मांग रही है। कल प्राइम मिनिस्टर शाजिया एज एन एंकर डू यू फील लाइक कि इसके बाद भी कोई आपको जरूरत है इन जैसे लोगों की जो कहते थे आप ड्रोन अटैक करते रहे, हम ऊपर ऊपर से तनकीद करते रहेंगे, उनको कोई क्लैरिफिकेशन देंगे? हम तो अपने जस्टिस के बात बता रहे हैं कि हम इस दफा कह रहे हैं अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, हम कहते हैं कोई अड्डे नहीं मिलेंगे आपको। हम इसराइल को कह रहे हैं, हम इंडिया को चाहिए जितनी भी अफवाहें, जितने भी प्रोपेगेंडा है, साजिशें हैं, असेंबली में आकर इस पर बात करें ताकि ऑपोजिशन को भी जवाब मिल जाए। दोबारा ऑपोजिशन इस पर आप लोगों से सवाल ही ना करे। ये तो आप सोच है आपकी ऑपोजिशन। आप मेरी बात बताएं, जिस चीज पे बिलावल भुट्टो आज बात कर रहे हैं, डू यू नो व्हाट हैपेंड इन सिंध असेंबली? कोई कट मोशंस एक्सेप्ट नहीं की गई। कोई एक्सेप्ट का मतलब ये है कि ली नहीं गई कट मोशंस। क्या हमारे 64 मेंबर्स हैं ऑपोजिशन के सिंध गवर्नमेंट के अंदर, नो वन ऑफ देम इज इन एनी स्टैंडिंग कमेटी। ये क्या ये हमें जमहूरियत सिखाती है जो ओवरसाइट का राइट देती है डेमोक्रेसी? उसके बाद जो आपकी सीओडी जो दोनों बड़ी पार्टीज ने साइन किया था, जिसकी बेस पे आज पब्लिक अकाउंट कमेटी नून लीग के पास है, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर उनका है। क्या सिंध में पब्लिक अकाउंट कमेटी तरीके इंसाफ के ऑपोजिशन लीडर के पास है? नहीं है। क्या आप मुझे समझती हैं जब आप बजट पास कर रहे, पार्लियामेंट्री लीडर्स को बोलने का टाइम दिया गया, ऑपोजिशन लीडर को बोलने का टाइम दिया गया, सिंध गवर्नमेंट नहीं दिया गया, तो इस ऑपोजिशन को छोड़ दें। कल प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे हैं, कल प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे हैं।
आपको खिताब इंशाल्लाह ताला जबरदस्त किस्म का खिताब कर रहे हैं, और जितनी आपके सवाल एक दो बार दोबारा ऑपोजिशन के कहने पे खड़े हो गए हैं, उसका भी आपको एक दफा दोबारा जवाब मिल जाएगा। नहीं, ऑपोजिशन से कोई बात हुई है, कोई डायलॉग्स हुए हैं कि जैसे शहबाज शरीफ साहब सुन लेना कि वो गालिम गलोच सुनने को नहीं मिलेगी, वो धक्कम पेल देखने को नहीं मिलेगी, वो नाजेबा गुफ्तगू हमें सुनने को नहीं मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के मौके पर जो 10 दिन पहले हमने शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर कर रहे थे, जो कुछ हुआ, जो मनाजिर हमने देखे, तो इस चीज़ पर कोई अंडरस्टैंडिंग तो हुई होगी। अच्छा जी, अगर मेरा ख्याल है आपने इसको शाजिया रिपोर्ट भी किया होगा। जब आपको पता था, हमने एक स्टैंड बड़ा क्लैरिटी के साथ लिया था, टिट फॉर टैट। अगर आप हमें कोशिश करेंगे गालियां देने की, तो आपको उसमें उसको उसी तरह जवाब मिलेगा। अगर आप हमें पुश करेंगे, आपको उसी तरह जवाब मिलेगा। अगर आप नाराबाजी करेंगे, आपको भी उसी तरह जवाब मिलेगा। ऑपोजिशन का काम है नारेबाजी करना सर। नारेबाजी 200 दफा करें, हम मना करते हैं क्या? ये क्या अपोजिशन का ये काम है? जिन ट्रेडिशन, जिन कल्चर, जिन कानून के पीछे ये छुपते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पहली दफा आके खिताब करेगा, उसको खिताब नहीं करने दिया जाएगा, ये भी क्या आप लिखा हुआ है किताब के अंदर? ये हमेशा यही करते हैं। यही तो मैं आपको शाजिया समझा रहा हूँ। इसी दफा ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर करने लगे, हमने कहा हम आपको तकरीर नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक आप हमारे साथ बैठेंगे नहीं और हमारे लोगों की तकरीरें नहीं सुनेंगे। अगर आपकी तकरीर आराम से करना चाहते हैं तो आपको आराम से हमारी तकरीर भी सुनना, तो वो हमारे साथ बैठे। और हमने इनको एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया, हमने इनको एक बहुत बड़ा, जिस चीज में ये फंस गए हुए थे, जो इन्होंने डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया था, हमने इनकी जान बचाई। मतलब कि अभी वाज़ेह पैगाम है, कल अगर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के मौके पर हुल्लड़बाजी होगी, नारेबाजी होगी, तो भरपूर जवाब देंगे। ऐसा जवाब आपको मजा आएगा वो जवाब दे। वैसा जवाब नहीं होना चाहिए आपका जो पहले था। वो नहीं होना चाहिए। देखिए मैं फिर यही कह रहा हूँ, यू राइट, वेरी राइट, बिल्कुल। अगर आप मुझसे पर्सनल बात करेंगी, आपने उसी दिन मुझे शो पे लिया था और मैंने बड़ा क्लैरिटी के साथ उसको क्लियर किया था आपको, इफ यू रिमेंबर। आई स्टैंड विद माय वर्ड्स राइट नाउ कि अगर आप मुझे कहेंगे मैं तो जस्टिफाई कर सकता हूँ, मैं कहूँगा मैं नहीं कर सकता। अगर आप ये कहेंगे क्या वो चीज आपके घर में अगर प्ले हो और वो आप अपने बच्चों के सामने बैठ के देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता। मैं फिर यही कहूंगा कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये नहीं हो सकता कि आप हर कुछ करते रहें, आप कभी कानून के पीछे छुप जाएं, कभी आइन के पीछे छुप जाएं, कभी ट्रेडिशन के पीछे छुप जाएं, और जब हमारी बारी आए तो आप कहें कि नहीं ये तो हमारा राइट है। ये नहीं होगा। आप प्राइम मिनिस्टर आएंगे और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तकरीर करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जो प्रोग्रेस दिया है वो लोगों को बताएंगे, पाकिस्तानी अवाम को दिखाएंगे कि किस तरह पहला बजट फायर फाइटिंग की हालत में दिया, दूसरा हमने स्टेबलाइजेशन के लिए दिया, तीसरा हमने प्रोग्रेसिव दिया, और इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे कि अगले साल हमारे फिगर्स कहाँ होंगे। हमने जो चीजें लेके आए, जो पॉलिसीज लेके आए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के मुतालिक हो, ग्रीन पाकिस्तान हो, चाहे वो हमारी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो हमारी एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, पूरी दुनिया आज हमें एक्नॉलेज कर रही है। कोविड पे हम दुनिया के उन 5 मुल्कों में से हैं जिसको वर्ल्ड बैंक कहता है जिन्होंने जो स्टिमुलस पैकेज जिस बेहतरीन अंदाज में विदाउट एनी हर्डल दुनिया पाकिस्तान के 9 करोड़ लोगों को पहुंचाया है, उसको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। अगर ऑपोजिशन करती है, नहीं करती, कोई एक्नॉलेज करता है, पाकिस्तान की आवाम एक्नॉलेज कर रही है। और जो आप जिन इश्यूज की बात कर रही हैं वो बहुत माइन्यूट इश्यूज हैं, वो आते हैं, कोई ना कोई इशू आ जाता है, एक इतना बड़ा सिस्टम रन कर रहा होता है, इतने उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत मसाइल आते हैं, बट क्या उनको हल किया जा रहा है? बिल्कुल हल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं थोड़े से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर मुआशरात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बिलाखिर बजट मंजूर हो गया, जो हो ही जाना था। कल प्राइम मिनिस्टर ने खिताब भी करना है। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह अल्फाजों में कहा कि 74 साल तारीख में पहली बार गरीबों के लिए रोड मैप दिया गया है। मतलब उन्होंने कहा कि टोटली ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गरीबों का ये बजट है। लोगों को घर मिलेंगे, सेहत कार्ड मिलेंगे, जो हिज़्ब इख्तिलाफ वाले हैं ये फारिग हो जाएंगे। ये जो आदाद शुमार दिए इस पर भी हम अमल करके दिखाएंगे। सर, कितना
कितना रियलिस्टिक आपको ये दावे लगते हैं, कितने हकीकत पर मबनी, हकीकत के नज़दीक लगते हैं ये आपको हुकूमत जो दावे कर रही है? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि बजट के दो पार्ट होते हैं। एक है बजट की फ़िलॉसफी, बजट का डायरेक्शन, और दूसरा है बजट के नंबर। तो जहाँ तक फ़िलॉसफी है बजट का और जहाँ तक बजट की डायरेक्शन है, वो बिल्कुल मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक है। अगर मैं भी होता तो मैं भी इसी फ़िलॉसफी के तहत बजट बनाता। और इसकी फ़िलॉसफी या डायरेक्शन क्या है? ये बेसिकली ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। अब ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ज़राअत में तरक्की के लिए इक़दाम किए गए हैं, छोटे सनत के लिए इक़दाम किए गए हैं, दरमियानी सनत के लिए किए गए हैं, बड़े सनतों के लिए किया गया है, और फिर साथ साथ जो कहते हैं कि जो पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनको भी एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की खातिर इसमें कोशिश की गई है। कुछ मिनिमम वेज बढ़ाया गया है और कुछ एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को जो है एडिशनल इनकम उनके हाथ में दिया जाएगा ताकि वो कंज्यूम कर सके, कंजम्पशन करें। तो ये इस लिहाज से तो डायरेक्शन और इसकी। ठीक है सर, ये जो 5 मिनट के बाद फ़ोन कॉल्स पर टैक्स जो लगा रहे हैं सर, ये ज्यादती नहीं है लोगों के साथ? देखें, हुकूमत के जब मैंने पहले उन्होंने ये कहा था कि 3 मिनट के बाद जो है उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यार ये ठीक नहीं है, इससे आप विड्रॉ कर लो। तो फिर शौकत तरीन साहब ने कहा कि ये हमने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे इसे विड्रॉ किया है, और इस पे जो बजटरी इम्पैक्ट था वो 100 बिलियन का था। अब मैं किसी से भी अपोजिशन के भी लोगों से, या मैं आपसे भी कहता हूं कि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होती और आपके बजट में 100 बिलियन का होल आ जाता तो आप क्या करती? आपके पास एक ऑप्शन ये था कि लेट द बजट डेफिसिट राइज बाय 100 बिलियन, इतना हम बोरो कर लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए हुकूमत मजबूर हुई है कि इस तरह के इक़दाम उठाए? तो कुछ तो करे ना, कुछ तो करना पड़ेगा। 3 मिनट ही था तो 5 मिनट किया है कि ज़रा हमारे यहाँ लोगों के पास टाइम भी बहुत होता है ना फजूल बातों के लिए भी। सर वो व्हाट्सएप पे आप ज़्यादा कर सकते हैं, अब हर एक के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन ये है कि गरीब जो है वो भी चालाकी कर लेगा। 4 मिनट और 50 सेकंड जब होने लगेंगे तो कॉल को ड्रॉप कर देगा, फिर दोबारा कर लेगा, और उसके बाद फिर से शुरू कर देगा। क्या होगा? 10 सेकंड वो इंतज़ार कर लेगा, जिसके एक कॉल के बजाय 2 कॉल होगा वो। तो हमारे लोग भी हैं इसमें, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी ये वक्त ही बताएगा कि ये कितना सक्सेसफुल रहा है। लेकिन ये तो मेरे जहन में आया कि अगर कोई शख्स फ़ोन कर रहा है तो जहाँ 5 मिनट के बाद उस पर टैक्स लगने लगेगा और 4 मिनट 50 सेकंड पे कॉल ड्रॉप कर देगा वो। सही। अब थोड़ी जरा एग्रीकल्चर पर बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ज़ाहिर है हमारा किसान जुड़ा हुआ है इसके साथ। ज़राअत पर जो बजट रखा है 150 अरब रुपए, लेकिन ज़राअत इस्लाहात पर देखा जाए तो हुकूमती काम ना होने के बराबर है। पिछले साल भी हमने देखा गंदम इंपोर्ट की, चीनी आपने बाहर से मंगवाई, हमारी कॉटन बेल्स जो है ना वो जितनी पहले प्रोडक्शन थी बिल्कुल आधी होकर रह गई हैं। आपको लगता है कि ज़राअत का बजट काफ़ी है ज़राअत की ग्रोथ के लिए? देखिए मैडम, बात यह है कि गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी देना। ज़राअत में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गवर्नमेंट के अफसरान जो है वो गला नहीं उगा रहे होते हैं, गला किसान उगा रहा होता है, प्राइवेट सेक्टर उगाता है। तो गवर्नमेंट का काम है उनको पॉलिसी देना, और गवर्नमेंट का काम है कि उनको टाइमली जो है उनको उनके जो इनपुट है अफोर्डेबल रेट्स पे उनको इनपुट अवेलेबल हो। तो ये गवर्नमेंट का काम है। इसमें गवर्नमेंट ने जाके तो खेतों में हल तो नहीं जोड़ करना, वो तो प्राइवेट सेक्टर करेगा या आम किसान करेगा। ये गवर्नमेंट जो है इसमें पैसे रखना पैसे ना रखना, आप अच्छी पॉलिसी दें, उसकी मॉनिटरिंग करें ताकि किसान को जो है वो अपना वक्त पे उसको अच्छे इनपुट्स मिल जाए क्वालिटी के, और उसके रीजनेबल हो। अगर उस प्राइस को कम करने में अगर कोई सब्सिडी दे सकते हैं तो आप दे दें। सर सर्कुलर डेट, इससे जान छुड़वाने के लिए हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है? आप बिजली के बिल को बढ़ाएंगे, गर्दिशी कर्जे भी बढ़ जाएंगे।
चोरी बढ़ेगी। बिजली आगे महंगी, ऑलरेडी इतनी महंगी, 35 रुपए का 36 रुपए का आपको यूनिट मिल रहा है, और कितनी महंगी करेंगे आप बिजली? इसका जो सलूशन है ना, वो बिजली की कीमत बढ़ाना नहीं, बल्कि बिजली की कीमत को कम करना है। मतलब लाइन लॉसेस आपको बिजली चोरी को रोकना है, इससे बड़े मसले हल हो जाएंगे। देखिए, हमारा पाकिस्तान का एज ए होल अगर देखें ना, तो हमारा मसला ही है गवर्नेंस का। हाँ। एज ए होल हर इश्यूज में गवर्नेंस का मसला होता है हमारे यहाँ पर, कि हमारे पास अब कैपेसिटी जो है ना वो कम होती चली जा रही है। हुकूमत के पास हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, उस मसाइल को एड्रेस करने के लिए जो हुकूमत के पास कैपेसिटी है वो इरोड होती चली गई है, जिसकी वजह से ये सारी इशूज गवर्नेंस के इशू बन गए हैं। मेरे नज़दीक बिजली का जो बहरान है ये गवर्नेंस का है, बैड गवर्नेंस है, इसमें करप्शंस है, इसमें चोरियां हैं। तो क्या ये इस बिजली की कीमत बढ़ाकर आप इन चोरियों को, इनकी गवर्नेंस को आप बेहतर कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। बिल्कुल। तो इसका सलूशन ये है कि बिजली की कीमत को कम करें, क्योंकि आप सरप्लस लेके बैठे हुए हैं, उधर कैपेसिटी पेमेंट भी कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो आप जब इस्तेमाल कराएं बिजली को, तो ये अगर सस्ती बिजली दें हमारे इंडस्ट्रीज, हमें मजीद उधार तेल दे रहा है, इससे भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है सर, इससे भी तो हमें बड़ा रिलीफ मिलेगा, वक्ती तौर पर ही समझे। नहीं, वो तो ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक सपोर्ट है, $4.5 बिलियन का, और आपको $1.5 बिलियन पर एनम 3 साल के लिए आपको सपोर्ट तो मिला है। तो ये कुछ तो आपके जो बिजली के तेल के जो का बिल है उसको कम करने में गवर्नमेंट को मददगार तो होगा। यानी आप ये समझ लें कि जितना भी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा उसमें से -1.5 बिलियन और साल का कर दें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, ये मैं आपके प्रोग्राम से ये बताना चाहता हूँ जो भी लोग सुन रहे हैं, कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो जिस तेज़ी से इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है ना, ये हम 2018 की तरफ वापस जा रहे हैं। अच्छा। $5 बिलियन हमारे पास महीने का इंपोर्ट हो गया है, और $60 बिलियन 2018 में था, हम उसी तरफ वापस हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो आपके इंपोर्ट बढ़ेंगे। सर, इंपोर्ट उनके बढ़ेंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, यानी रॉ मटेरियल्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, मशीनरी हैं, एनर्जी है, ज़रूरी है मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये मजबूरी नहीं है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये मजबूरी नहीं है, इसके बगैर भी पाकिस्तान 2 साल जिंदा रह सकता है। कुत्ते बिल्ली के शैम्पू और उनके खाने जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, ये दुनिया जहाँ के चॉकलेट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये दुनिया जहाँ के चीज़ एंड बटर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ये हमें जेब देता है इस मुल्क को, जिसके पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार है? तो इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी हमें। सेलेक्टिव एंड येट अग्रेसिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी, ये हमें इस पे इम्प्लीमेंट करना है। मैं शौकत तरीन साहब से अपील करूंगा कि इसकी तरफ देखें, वरना हम इसमें IMF प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसे कोई नहीं रोक सकेगा। अगर यही हमारे मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, वो अपोजिशन जो इस बजट के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा होना चाहती थी, आज तो हुकूमत ने बड़ी आसानी से बजट को पास करवा लिया। अपोजिशन ने तो अपनी स्ट्रेंथ भी शो नहीं की, सिर्फ 138 जो लोग थे अपोजिशन के वो मौजूद थे, अपोजिशन लीडर नहीं थे, नून लीग के बहुत से अरकान गैर हाजिर थे। क्या अब ये वाज़े नहीं हो गया कि इस हुकूमत का पाला ही एक कमज़ोर अपोजिशन से पड़ा है? PDM की शक्ल में भी हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं दे सकी अपोजिशन, और अब बजट भी आसानी से पास हो गया, तीसरा बजट इन्होंने पास करवा लिया है। कमज़ोर अपोजिशन है रज़िया। मैं तो सैकड़ों मरतबा ये बात कर चुका हूँ, और गालिबन आपके प्रोग्राम में भी 3-4 मरतबा ये कर चुका हूँ, और आपसे इस बात पे एहतजाज भी कर चुका हूँ कि इस
अपोजिशन के लिए अपोजिशन का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। आप तो कमजोर कहती हैं, मैं कहता हूं कि इस मुल्क में अपोजिशन है ही नहीं। इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जितने चैलेंजेस का इस वक्त इस मुल्क को सामना है, पहले कभी नहीं था। दूसरी तरफ इस मुल्क में ना हुकूमत है और ना अपोजिशन है। हुकूमत भी जाली और अपोजिशन भी जाली। और पहले तो हम जैसे नकाद कहते थे, आपने अगर मेरा पिछला शो देखा हो तो उसमें मैंने फवाद चौधरी साहब के साथ सामने ये कह दिया कि हुकूमत को हुकूमत करनी नहीं आती और अपोजिशन को अपोजिशन करनी नहीं आती, और इख्तिलाफ की बजाय उन्होंने भी मेरे साथ इस पे इत्तेफाक किया है। तो जब खुद हुकूमती तर्जुमान भी इस हकीकत को आप तस्लीम करने लगे हैं कि इस मुल्क में हुकूमत को हुकूमत करनी नहीं आती और अपोजिशन तो है नहीं, तो फिर ऑपोजिशन क्या कमजोर हुई है अपने केसेस की वजह से? जो उन पर केसेस बने हैं, जेलों में जा रही है, आ रही है, जमानतें मिल रही हैं, जमानतें खारिज हो रही हैं, क्या ये वजह है ऑपोजिशन की कमजोरी की, या पसे पर्दा और भी वजूहात हैं? देखिए, एक तो वो अलायंस या वो फोरम कभी भी अपोजिशन नहीं बन सकता जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब बैठे हों। उनकी एक कमजोरी है और एक मजबूरी है। कमजोरी उनके केसेस हैं और मजबूरी उनकी सिंध हुकूमत है। और फिर मुस्लिम लीग नून का आलमिया ये है कि उनकी लीडरशिप एक पेज पे नहीं है और दोनों भाइयों का बयानिया एक नहीं है। वो एक भी हैं लेकिन सवार हैं दो कश्तियों पे। एक तरीका आजमाना चाहते हैं, दूसरा तरीका आजमाना चाहते हैं, और जो तरीका आजमाता है उसमें उसको दूसरे भाई की ब्लेसिंग होती है। अब आप देखिए कि इलेक्शन के बाद ये वाहिद इलेक्शन था कि जिसके बारे में पीटीआई के सिवा बाकी पूरी कौमी क़यादत का इत्तेफाक था कि वो जाली इलेक्शन था। और खुद ये बिलावल साहब ये क्रेडिट भी लेते हैं कि मैंने इसको सिलेक्टेड पार्लियामेंट और सिलेक्टेड हुकूमत का वो नाम दिया है। अच्छा, उसके बाद जब पहला एपीसी हुआ इलेक्शन के इमीडिएट बाद, तो उसमें तमाम जमातों ने बिल इत्तेफाक, जिसमें इवन मुस्तफ़ा कमाल साहब भी थे, जिसमें उस वक्त इनक्यूएम भी थी, और जिसमें अख्तर मैंगल साहब की जमात भी थी, इन सब ने इलेक्शन को मुस्तरद किया। लेकिन वो सिंध की कमजोरी और केसेस की मजबूरी की वजह से पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज दी कि हम तो पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। लेकिन 2013 में भी तो जरदारी साहब ने इन इलेक्शंस को आरओ का इलेक्शंस कहा था, तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का धरना दिया, तो इलेक्शंस तो उसके बारे में यही आज भी यही तासुर है। तहरीक इंसाफ यही कहते हैं कि धांधलीज़दा वो इलेक्शन है जिसकी वजह से आज इंतखाबी इस्लाहात की बात हो रही है कि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में जो इलेक्शन होने उस पर कोई आवाज़ ना उठे। तो ये तो हमारे मुल्क की तारीख का एक हिस्सा रहा है ना साफ़ी साहब, जिसको हम बदल नहीं सकते इस तारीख को। नहीं, आप देखें, एक तो पहली बात ये है कि 2013 के इलेक्शन को और इस इलेक्शन को एक दूसरे के मुशाबे करार देना मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती है। या 2013 के इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब की जमात के या पीपल्स पार्टी के लोगों को इस पैमाने पे गिरफ्तार किया गया था जिस तरह इस मरतबा किया गया था? क्या उससे पहले किसी पार्टी की मरकजी लीडरशिप को जेल भेज दिया गया था? क्या उस वक्त कौमी एहतसाब ब्यूरो को इस बुरी तरह पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था? फिर 2013 में क्या आरटीएस फेल हुआ था? फिर ये है कि देखिए, इलेक्शन की पूरी दुनिया में जो क्रेडिबिलिटी होती है वो सिर्फ इस बुनियाद पे होती है कि आपका पोलिंग एजेंट वो ड्यूरिंग पोलिंग भी मौजूद होता है और पोलिंग काउंटिंग के दौरान भी मौजूद होता है। अब अगर काउंटिंग के दौरान आपने पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया तो उसके बाद तो उस इलेक्शन की कोई हैसियत ही नहीं रह जाती ना। और आपने देखा होगा कि ऐसे छोटे मोटे वाकयात नहीं हुए थे। असफंदियार वली खान की बेटी उनकी पोलिंग एजेंट थी, उसको बाहर निकाला गया था। ये शिकायत जमात इस्लामी ने भी की थी, ये शिकायत एमक्यूएम ने भी की थी, ये शिकायत खुद पीपल्स पार्टी ने भी की थी। सर, ये फिर तो सारे मसाइल इंतखाबी इस्लाहात जब तक नहीं होंगी तो अगले 10-20 साल तो हम तो इन मसाइल पर ऐसे ही रोना रोते रहेंगे। इसलिए तो हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन उनके साथ। मैं इंतखाबी इस्लाहात का कभी मेरे ख्याल में कानून के लिहाज से पाकिस्तान में, जिस तरह पाकिस्तान में आईन के लिहाज से पाकिस्तान एक ठीक ठाक जमहूरी और इस्लामी मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में न जमहूरियत नजर आती है न नजर आता है। इसी तरह इलेक्शन कवानीन पाकिस्तान के अंदर है, कौन सी चीज ऐसी है, लेकिन असल वजह कुछ और है
कि इलेक्शन कमीशन से भी कठपुतली का और मोहरे का काम लिया जाता है और आपका सारा पॉलिटिकल निजाम जो होता है उसकी मोहरें किसी और जगह पे होती हैं। तो मेरे ख्याल में नए कवानीन बनाने से पहले या नए इस्लाहात से पहले अगर एक मर्तबा भी इस मुल्क के आईन पे उसकी रूह के मुताबिक अमल किया गया और इलेक्शन रूल्स के पे अगर अमल किया गया सही, तो मेरे ख्याल में फिर कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कलीम साफ़ी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में गैस के बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिससे कराची की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। गैस बहरान पर जहां जो सनतकार हैं ये सरापा एहतजाज हैं, वहीं आज वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम ताबिश गौहर ने कहा है कि गैस की जो बंदिश है ये आर्जी है। एंग्रो टर्मिनल के जहाज़ की मुरम्मत ज़रूरी थी, भरपूर कोशिश की है कि मुरम्मत का काम जो है वो मौखर हो जाए। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों एक्सपोर्ट सनतकारों का इजलास हुआ जिसमें गैस बहरान से निमटने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई। इजलास में सबसे अहम जो पॉइंट था, जो एजेंडा था, जो डिस्कस किया गया, वो ये था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान से उन ममालिक में मुंतकिल कर दिया जाए जहाँ इंडस्ट्री के लिए खाम माल और ख़ास तौर पर तवानाई के शोबे में बहरान का ख़दशा ना हो। इस सिलसिले में एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो इंडस्ट्री दोस्त ममालिक से राब्ते भी करेगी। असल बात यह है कि मौजूदा हुकूमत से इंतज़ामी मामलात संभलने को नहीं आ रहे हैं। कभी ब्यूरोक्रेसी से गिला होता है तो कभी निज़ाम से शिकवा, कभी साबका हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगते हैं, तो कभी टीम अच्छी ना होने के गिले किए जाते हैं। उज़र बराए उज़र और हीले बहाने के अलावा यूटर्न की पॉलिसी पर कायम हुकूमत आज तक किसी भी बहरान से निमटने में कामयाब नहीं हो पाई। शुगर बहरान से लेकर आटे के बहरान तक, मेडिसिन माफिया से लेकर कब्ज़ा माफिया तक, इस हुकूमत में इतने स्कैंडल्स मंजर आम पर आए कि साबका हुकूमतें तो स्कैंडल्स के मामले में मौजूदा हुकूमत की निस्बत जो है छोटी नज़र आती हैं। इस वक्त मुल्क में जो गैस का बहरान पैदा हुआ है इसने इंडस्ट्री को बिठा कर रख दिया है और इंडस्ट्री का पहिया जैम होने का मतलब ये है कि मुल्क की जो मौशी कमर है ये टूट जाएगी। सनत को गैस की फराहमी मुअत्तल है और अगर कहीं गैस मिल भी रही है तो इसका प्रेशर बहुत कम है, लिहाजा सनतकारों ने ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करता है तो इंडस्ट्री को संभाला देने के लिए हुकूमत क्या करेगी, और दूसरी बात ये कि LNG दरामद करने में ताख़ीर क्यों हुई, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन पंजाब एप्टमा रहीम नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रहीम नासिर साहब आपका। रहीम नासिर साहब, मुल्क में गैस का बहरान बड़ा शदीद है, कराची को इस बहरान का सबसे ज़्यादा सामना है। गर्मियों में जब ये हाल है तो फिर सवाल पैदा होता है कि सर्दियों में क्या होगा। सर्दियों में तो फिर गैस की शक्ल ही देखने को नहीं मिलेगी। अब जब गर्मियों में बिजली की तलब भी ज़्यादा है तो फिर गैस की सप्लाई कम होने से गैस से बिजली बनाने का काम ज़ाहिर है ये भी मुतासिर होगा। इंडस्ट्री अब तक कितनी मुतासिर हो चुकी है इससे? जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम शाज़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। देखिए, हमारी इंडस्ट्री पिछले 10-15 साल से ग्रेजुअली गैस की पावर जनरेशन पे मूव हुई है और ये पॉलिसी हुकूमत की ही थी, इस हुकूमत की भी और इससे पिछली गुज़श्ता हुकूमतों की भी, कि इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता आप गैस की पावर जनरेशन पे मूव करें, क्योंकि बिजली की शॉर्टेज भी थी और बिजली की क्वालिटी की रिलायबिलिटी भी बिल्कुल नहीं थी। सही। इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी को चलाने का। तो आई थिंक वो रीजन जिसकी वजह से पूरे मुल्क के सनतकारों ने अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए गैस के पावर जनरेशन लगाए। अब मसला ये हुआ है कि वो पॉलिसी तो साथ साथ चलती रही, उस वक्त कुछ गैस की शॉर्टेज नहीं थी, देयर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ गैस, सिंध में भी थी, पंजाब में भी थी। तो उस वक्त जब पावर जनरेशन लग गई, बिजली पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। अब सिर्फ सूरत हाल ये है कि पिछले 10 सालों में कोई नया वेल
नहीं बना है, सिंध में भी नहीं बना है, कुछ बलूचिस्तान लेकिन हमें तो हुकूमत हमेशा ये खुशखबरियां देती रही है कि इतनी अच्छी हमारे हालात हो गए इकोनॉमी के कि इन्वेस्टर जो है वो बाहर से बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, और ख़ास करके लोग जो है ना वो यहाँ पर दूसरे ममालिक से लोग इंडस्ट्री यहाँ पर पाकिस्तान में लगाने का, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट इतना ज़्यादा तंग है कि वो अपनी इंडस्ट्री यहाँ से लेकर जाने को तैयार है सिर्फ तवानाई के मसले की वजह से। देखिए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने पॉलिसी बहुत अच्छी दी। उन्होंने बिजली गैस के रेट नर्क फिक्स किए अगले 3 साल के लिए, लेकिन हर साल जब बजट करीब आता है तो उनकी वो फिस्कल स्पेस की वजह से कुछ ना कुछ वहाँ कंस्ट्रेंट्स आने शुरू हो गए। तो उसकी वजह से वो हर साल एक थोड़ी देर के लिए वो रेट को फिक्स करते थे। और अब ये हुआ है कि क्योंकि डिप्लीशन आती रही है पिछले 3 साल गैस की, लोकल गैस की अवेलेबिलिटी पे, और एलएनजी की भी आने की एक वो खास मिकदार मौजूद है, वो 1200 BTU मौजूद है, जिसकी वजह से पूरा गैस अब इस वक्त पूरे मुल्क की जिस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है उस तरह गैस की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। अब देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ गैस, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो एलएनजी की हो। अब मसला ये है कि या तो हुकूमत एक पॉलिसी लेकर आए जिसमें जैसे पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाती है और रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए बहुत सारे दूसरे सॉल्यूशंस, एलपीजी, क्योंकि एलपीजी पे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। एलपीजी के बाउजर स्टेशन लगाने, कॉलोनीज पे बड़े बड़े बाउजर स्टेशन लग जाएं जो कि साथ साथ फिल होते रहे। बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मौजूद है, लेकिन हुकूमत कहती है अभी तो हम वही पॉलिसीज के साथ चल सकते हैं ना जो पुरानी हुकूमतों ने मुआहदे किए हुए हैं। वो 2022 में आप ये हुकूमत नए मुआहदे करने के काबिल होगी जो हमें बताया जाता है। नहीं, इस वक्त गैस की प्राइस का मसला नहीं है। इस वक्त आप देखें तो जो बिजली की पैदावार जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन 4 से 5 रुपए आती है, लेकिन जब वो कंज्यूमर तक बिजली आती है तो वो 15, 16, 18 रुपए से 30 रुपए तक चली जाती है। तो मसला कॉस्ट की प्रोडक्शन का इतना नहीं है जितना उसकी अवेलेबिलिटी का है, या जो कॉस्ट दी जाती है बंद इंजन को देने की। तो मकसद यही है कि जी प्राइस घटाई जाए, गैस की अवेलेबिलिटी इंडस्ट्री को दी जाए, जो घरेलू सनतकार कहते हैं कि अगर वो अपने इंडस्ट्री के लिए अपने हिस्से की गैस को अगर खुद इंपोर्ट करें तो इससे हुकूमत को भी फायदा होगा, हमारी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। तो क्या कुछ लोग रुकावट है इसमें? ये पॉलिसी तो हुकूमत ने दी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल इस वक्त नहीं है। हाँ। क्योंकि वो पूरे साल की वो जो अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर नहीं करते। वो ये कहते हैं कि आप 3 महीने 6 महीने साल में ले आए, लेकिन सर्दियों के महीनों में हम आपको वो नहीं दे सकेंगे। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है इंडस्ट्री के लिए कि वो 3 महीने तो गैस लेकर आए तो बाकी 3 महीने फिर वो हुकूमत के साथ लाइन में खड़ी होकर उससे गैस मांगेगी। मतलब कि आप लोग समझते हैं कि इस हुकूमत मतलब कि मसला ये है कि आप अगर महंगा फर्नेस ऑयल लेते हैं, बिजली बनाते हैं तो ज़ाहिर है वारे में नहीं है, तो इस हुकूमत को सूट नहीं करता। हुकूमत को जब खुद महंगा सब कुछ मिलेगा तो ज़ाहिर है आगे जो पास ऑन करेंगे आम लोगों तक भी, आप लोगों तक भी, वो भी महंगा होगा। फिर एलएनजी की दरामद में जब आप ताख़ीर करेंगे, अगर जब जिस वक्त सस्ती मिलती है उस वक्त आप नहीं लेंगे और जब महंगा रेट मिलता है उस वक्त आप मजबूर होते हैं लेने पर। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिस पर हुकूमत को देखने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है गैस की इंपोर्ट पे, और आई थिंक इसको बैठ के इमरान खान साहब को, उनकी कमेटी को, एनर्जी कमेटी को देख के करना चाहिए कि ये क्यों हुआ है, ताकि आगे ना हो। ये गालिबन दूसरी दफा है कि वो गैस की इंपोर्ट में ताखीर हुई है जिसकी वजह से शॉर्टेज आती है। ये बिल्कुल एक ऐसे है कि इंडस्ट्री को मार देना। अगर आप इंडस्ट्री 3, 4, 6 दिन के लिए, अगले 5-6 दिन बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, फॉर एवरीबडी। तो इससे फिर तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एक इसको जो खसारा कह लें, फिर एक जो फर्क है वो तो फिर बढ़ता ही चले जाएगा। इंपोर्ट आप करते जाएंगे, ज़ाहिर है जब आप अपनी लोकल चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, आपकी अपनी प्रोडक्शन नहीं होगी तो आप तो फिर हर चीज़ बाहर से मंगवाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो फिर तो आपको इकोनॉमी के लिहाज से बड़ा नुकसान होगा हुकूमत को। नहीं, देखें, इस वक्त इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, एक्सपोर्ट्स भी ग्रो कर रही है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, जिस सेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा 18.2% कभी नहीं हुई। ये दिस इज द हाईएस्ट ग्रोथ दैट वी हैव अचीव्ड, और ये वी बिलीव कि ये अगले 3 साल इसी पे रहेगी, एज लॉन्ग एज पॉलिसीज जो है हुकूमत की पॉलिसीज कंसिस्टेंट रहे।
उसका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की पॉलिसी कंसिस्टेंट रहे, बिजली और गैस की अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की पॉलिसी कंसिस्टेंट रहे। अगर एक साल पिछले 3 साल में 18.2% एवरेज ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में अचीव हो गई है, तो कोई शुबा नहीं कि अगले 3 साल में वी विल अचीव 26 बिलियन। ये नहीं तो फिर ये जो क्राइसिस चल रहा है, इस पर आपने फाइनेंस मिनिस्टर से कोई बात की, मुलाकात की? जो आप लोग जो प्लान कर रही है इंडस्ट्री जो है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को भी बाहर ले जाएं, ज़ाहिर है ये भी एक हुकूमत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन तो होगी कि अपने हम लोगों को दावत दे रहे हैं यहाँ आकर इन्वेस्ट करें, और हमारा जो अपना इन्वेस्टर है वो अपनी इंडस्ट्री उठाकर बाहर लेकर जा रहा है। ये इंसल्टिंग भी है और आपके लिए नुकसानदेह भी है। नहीं, ये मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा कि हम इंडस्ट्री बाहर ले जाएं या ले जाने की जरूरत पड़े। आई थिंक ये बहुत छोटे छोटे मसले हैं जो कि इस वक्त आए हुए हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में एज लॉन्ग एज पॉलिसी कंसिस्टेंट रहे, और हम बहुत उम्मीद है कि शौकत तरीन साहब इस मसले को समझते हैं। हमसे उनकी मुलाकात भी हुई है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है। और पिछले जो भी 2 साल गुजरे उसमें स्टेट बैंक हो जाए या कॉमर्स हो जाए, इवन फाइनेंस हो जाए, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है। टर्फ की पॉलिसी आई जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड उन्होंने पॉलिसी दी, और 2.5-3 बिलियन की इंडस्ट्री की इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। उससे वी बिलीव कि 6 से 7 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ेगी अगले 3 साल में। बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम नासिर थे, चेयरमैन पंजाब एप्टमा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।